हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सीबीएसई बोर्ड के 2024 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, उसके फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर है जो कि 8 नंबर में पूछा गया, 1 से लेकर 7 तक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा। 8वां क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी में मिलेगा। आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं, ये शायद सेट ए है। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, तो लिखा है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। अब जब हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। सेक्स डिटर्मिनेशन हम सभी जानते हैं कि जो मेल होता है उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स और वाई, और जबकि जो फीमेल उसका सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में या तो एक्स, या फिर जब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करें या तो एक्स या फिर वाई आ जाएगा, और फीमेल में दोनों समय में एक्स ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक ही जैसा उनके पास क्रोमोसोम है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अगर हम बात करें कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो चाइल्ड होता है, ठीक है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, वो किससे डिटरमाइन करता है, क्या उसकी मदर से। तो मदर से क्या एक्स ही आ रहा है हर एक सिचुएशन में, तो इससे तो डिटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि या तो जो ऑफस्प्रिंग होगा या तो वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। बॉय हुआ तो एक्स वाई, गर्ल हुई तो एक्स एक्स। यानी अगर दोनों सिचुएशन में एक एक्स तो हमारे पास है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मदर से जो इनहेरिट आया है वो डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम द फादर। आप ही सोचिए, एक एक्स तो उसको आना ही है, एक एक्स तो मिलेगा ही, बट अगर फादर से एक एक्स आता है तो बच्चा जो है एक्स एक्स और वो गर्ल हो जाएगी। बट अगर यहाँ से मेल से वाई आता है तो एक्स वाई यानी कि वाई, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह टोटली डिपेंड करता है फादर के इनहेरिट्स पे, मतलब फादर के क्रोमोसोम, उसके शरीर से जो आ रहा है, गैमेट में जो क्रोमोसोम आ रहा है एक्स या वाई, उससे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यानी कि सीधा सा बात है, एक अगर गलत है तो एक इसमें है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। एक इसमें है तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, बचा क्या, यही। तो सबसे पहला चीज़ तो देखेंगे कि जो सेक्स तो 2 इसमें और इसमें, तो देखते हैं एक्चुअल में इसमें 2 नहीं है, तो ये भी कट गया और हमारा आंसर बच गया। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एलिमिनेशन मेथड से ये कर सकते हैं कि जैसे एक तो नहीं होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि एक इसमें है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और एक इसमें है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 की बात करें तो 2 आंसर सही है, 2 होगा, आंसर 2 सही है। तो यहाँ देखेंगे तो सी में तो 2 है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, ये वाला, तो हम आंसर लगा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम के बारे में ये दिया हुआ है, मतलब ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट है कि क्रोमोसोम कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो क्रोमोसोम आपका है वो ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में, ये हो गया आपका जनरेशन 1 और ये हो गया जनरेशन 2, मतलब ये हो जाएगा पेरेंट्स और ये हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग। तो क्या यहाँ से यहाँ गुण ले जाने में, कैरेक्टर ले जाने में क्रोमोसोम हेल्प करता है? बिल्कुल, क्रोमोसोम ही ले जाता है। क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम के बारे में अगर देखें तो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का। सबसे पहले जो डीएनए हमारे बॉडी में, हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये जो डीएनए है हमारे सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन के फॉर्म में पाया जाता है। क्रोमैटिन क्या है, तो क्रोमैटिन डीएनए प्लस स्टोन से मिलकर बना होता है।
हिस्टोन एक प्रोटीन है जो ऑक्टामर होता है। तो ये डीएनए, हिस्टोन मिलकर क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन हमारे सेल में रहते हैं, न्यूक्लियस में हमेशा रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन का बात आता है तो ये क्रोमैटिन और कॉइल्ड हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं। तो अगर हम बात करें कि डीएनए हमारा क्या होता है, हेरेडिटरी मटेरियल होता है, तो क्रोमोसोम सीधा बात है कि वो कैरी करेगा, क्योंकि सेल डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम ही हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। बिल्कुल सही बात है कि जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है और हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। तीसरा हम बात करें तीसरा स्टेटमेंट का, तो तीसरा स्टेटमेंट है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। यहाँ पे ये वाला बात थोड़ा हमें ध्यान देने की बात है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब गैमेट होता है। तो हम क्या जानते हैं कि गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, नॉट डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा होगा, मतलब 23 गो होगा। तो यहाँ तो पेयर में नहीं होगा, पेयर में कहाँ होता है, हमारे पेरेंट सेल में। पेरेंट सेल में ये क्रोमोसोम पेयरिंग में पाए जाते हैं, मतलब 46, 23 पेयर हम सभी जानते हैं। बट अगर हम बात करें गैमेट का, तो गैमेट में हैप्लॉइड होते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ 23 होता है। यानी कि ये सही है, ये गलत है। चौथा, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। बिल्कुल ये सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम का। अगर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हो सेल डिवीजन के दौरान तो सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी कि कौन कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब हम इसमें देखेंगे, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन 1, 2, 4, हाँ सी आंसर हमारा सही है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का सी हमारा ऑप्शन होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए नर्व सेल, किसी कोई नर्व सेल है और उस नर्व सेल में द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, उसको हम क्या कहते हैं। मतलब हुआ कि अगर हम बात करें नर्व सेल के बारे में, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर रफली हम बनाते हैं और इस प्रकार से हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो है और यहाँ से आपका एक्सॉन एंड होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जिसको हम लोग माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइटिक से डेंड्राइट्स होता है इसका, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वर्ट करना है केमिकल इम्पल्स में, ठीक है। चलिए सबसे पहला पार्ट एक्सॉन की बात कर रहा है, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। जो सबसे लंबा वाला पार्ट होता है न्यूरॉन सेल का, नर्व सेल का, उसको एक्सॉन कहते हैं। इस वाले पोर्शन को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं और इस वाले पोर्शन को हम लोग बॉडी कहते हैं। और उस बॉडी के पास एक होता है न्यूक्लियस। उसके बाद इस हरे वाले पोर्शन को जो छोटा छोटा दिख रहा है एक्सॉन के ऊपर, उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, और इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, इसका नाम आप लोगों को याद भी होगा। अगर हम देखें सबका काम, सबसे पहले सबका काम, क्योंकि यहाँ पे काम ही पूछा गया है, वो कौन सा जगह है जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बदल जाता है केमिकल इम्पल्स में, यानी केमिकल सिग्नल में। तो हम सबसे पहले डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स क्या करता है, यह रिसीव करता है, यह रिसीव करता है सिग्नल को। या तो ये किससे रिसीव करेगा, या तो किसी मतलब इफेक्टर से, या फिर कोई मसल्स से, या फिर किसी दूसरे न्यूरॉन्स से, नर्व सेल से यह सिग्नल को रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद में वो बॉडी को ट्रांसमिट करता है और बॉडी उसको एक्सॉन के रास्ते से, इस रास्ते से उसे आगे की तरफ भेजता है। जो बॉडी है इसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और यह इलेक्ट्रिक इम्पल्स को आगे की ओर भेजता है,
ठीक है। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल की बात करें तो यह एक्सॉन टर्मिनल या तो मैसेज को या फिर सिग्नल को आगे किसी दूसरे न्यूरॉन को दे देगा या फिर किसी मसल्स को दे देगा जहाँ पे काम करवाना है। तो बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कौन बदलेगा, तो एक्सॉन तो नहीं बदलेगा। यहाँ पे हमने देखा एक्सॉन का काम है आगे बढ़ाना, डेंड्राइट्स का काम है रिसीव करना। सेल बॉडी जो है वो भी चेंज नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सबसे पहले जंक्शन याद रखिएगा, जंक्शन मतलब जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ती हैं। तो अगर न्यूरोमस्कुलर की बात करें, न्यूरो मतलब हमारा न्यूरॉन सेल, मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन सेल है, और मसल्स मतलब ये है मसल्स, ठीक। यहाँ से मैसेज आया और इसको देना है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है और इस गैप्स को कहते हैं साइनेप्स, साइनेप्स, ठीक है। और ये जो साइनेप्स है यह दो न्यूरॉन सेल के बीच में भी बन सकता है, न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में भी बन सकता है, या जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अगर देना चाहता है मैसेज तो उसके बीच में भी थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। या फिर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में भी गैप बन सकता है। यह हमारा न्यूरॉन है और ये हमारा मसल्स है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया है तो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मसल्स रिसीव नहीं कर सकता है, तो उसको केमिकल सिग्नल में बदला जाता है और फिर आयन का एक्सचेंज होता है। और ये आयन पहले साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है और वहाँ से इंटर करता है मसल सेल में, तब जाकर के ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन कर पाता है। ये था कहानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, स्टोमाटा क्लोज व्हेन। स्टोमाटा कब क्लोज होता है? स्टोमाटा कब क्लोज होता है, ये क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन चैप्टर को देखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, ऑप्शन पहले पढ़ते हैं कि इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल। तो सबसे मेनली जो है सनलाइट तो मिलता ही है, पर सबसे ज़्यादा CO2 और H2O चाहिए, जो कि H2O कहाँ से आता है? रूट से, और CO2 कहाँ से आता है? हमारे एटमॉस्फेयर से आता है। एटमॉस्फेयर से कोई तो रास्ता होगा, तो वो रास्ता होता है स्टोमाटा, जो आउटर एपिडर्मिस पे पाया जाता है, ठीक है, पत्तों के, लिप्स के, ग्रीन प्लांट के। और रूट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर को ज़मीन से लेता है और उसे ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाता है। तो अगर मान लीजिए, आप ही लॉजिक लगाइए, सोचिए कि क्या अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अपना स्टोमाटा क्लोज क्यों करेगा? अगर स्टोमाटा क्लोज कर दिया तो उसको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कौन देगा कार्बन डाइऑक्साइड? उसको तो नहीं मिल सकता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, लॉजिकली ही गलत है, कंसेप्ट की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। फिर अगला, अगर स्टोमाटा क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं होने वाला है। अगर स्टोमाटा क्लोज हो रहा है तो इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्टोमाटा क्लोज कब होगा? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। मतलब जब खुला है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जब नहीं खुला है यानी कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि जब रात हो जाती है, नाइट के समय में सनलाइट नहीं होता है, और सनलाइट के बिना जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिस्टम, वो काम नहीं करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो उस सिचुएशन में स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर सही है। तो 2 नंबर देखते हैं किस में है। चलिए, ओनली वन, नहीं, ये तो नहीं होने वाला है क्योंकि उसको हम काट दिए हैं। नेक्स्ट है वाटर फ्लो आउट द गार्ड सेल।
चलिए गार्ड सेल के बारे में पढ़ते हैं। जो हम स्टोमाटा की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन, इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग स्टोमाटा का बना सकते हैं। ये देखिए ये स्टोमाटा है, इसके बाहर ये हो गया हमारा लीफ सेल। चलिए ये स्टोमाटा है। अब ये स्टोमाटा जो है गार्ड सेल, ये है हमारा गार्ड सेल, गार्ड सेल पहला, और ये है हमारा गार्ड सेल दूसरा, गार्ड सेल दूसरा। अब होता ये है कि जब पानी इंटर करता है गार्ड सेल के अंदर तो इसके अंदर टर्जिडिटी बढ़ती है, फ्लैसिडिटी बढ़ती है, और गार्ड सेल मतलब वाटर जब इन करता है, जब वाटर इन करता है तो गार्ड सेल टर्जिड होता है, टर्जिडिटी इसकी बढ़ती है और स्टोमाटा ओपन होता है, स्टोमाटा ओपन होता है। लेकिन वहीं अगर वाटर आउट होती है, वाटर आउट होता है तो गार्ड सेल मतलब फ्लैसिडिटी उसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है, वो लूज हो जाता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज का ही बात हो रहा है, तो क्या होगा, वाटर फ्लो आउट द गार्ड सेल। बिल्कुल सही बात है, जो वाटर है गार्ड सेल से बाहर चला आता है, गार्ड सेल से बाहर चला आता है वाटर, जिस वजह से गार्ड सेल का टर्जिडिटी कम हो जाता है और वो जो स्टोमाटा है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर किस में है। अच्छा इसमें तो 1 नंबर है तो ये तो होगा नहीं, हम पहले ही काट चुके हैं। 2 और 3 इसमें दिख रहा है, 2 और 4, तो चलिए 4 नंबर भी पढ़ लेते हैं। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, नहीं ये तो उल्टा है एकदम। वाटर अगर इसके अंदर जाएगा तो ये तो फूलेगा, और फूलेगा तो ये वाला जो स्टोमाटल पोर है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, 2 और 3 इज द करेक्ट, ये गलत है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। मतलब इसमें 4 फूड चेन दिया गया है, ठीक है, एक लाइन से ABCD में, और इसमें बताना है कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल किस में मिसिंग है। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं, थोड़ा इकोलॉजी की बात कर लेते हैं, और इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि क्या फूड चेन का सीक्वेंस होता है। फूड चेन का अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर होता है, जिसको हम लोग प्लांट कहते हैं। ये प्लांट क्या करता है, सनलाइट से, कहाँ से, सनलाइट से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है भोजन के रूप में, फूड के रूप में। ये क्या करता है, फूड बनाता है, और इसी के फूड पे पूरी दुनिया चल रही है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दूसरे जानवर हो। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इस हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस, या फिर हायर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक। अब बात आता है ट्रॉपिक लेवल का। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद में ये हायर ऑर्गेनिज्म चलते जाता है, जहाँ तक हायर ऑर्गेनिज्म ख़त्म ना हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी भी आएगा, क्वाटरनरी भी आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। बात कर रहे हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का। सेकेंड, फर्स्ट जो है ये प्लांट, इसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे क्योंकि इनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा सनलाइट से लिए। ये इनके एनर्जी को जो ग्रहण करेगा हर्बीवोरस, इसको हम लोग सेकेंडरी या फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कह देंगे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जनरली हमारे हर्बीवोरस होते हैं, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं किसमें हर्बीवोरस नहीं है। ग्रास, गोट, लायन, ग्रास प्रोड्यूसर, गोट हर्बीवोरस, ये तो ऑब्वियसली हमारे पूरा कंप्लीट फूड चेन है। दूसरा जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ ये भी है, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है कि ग्रास तो है, ठीक है, ग्रास तो है, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, बट ग्रास को खाने वाला कहाँ है, नहीं, इसमें ग्रास को खाने वाला नहीं है। ना स्नेक ग्रास खाएगा, ना फ्रॉग ग्रास खाएगा, और ना ही टाइगर, यानी कि इसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग है। तो हमारा आंसर मिल गया।
चारों में से एक को तो खोजना था और एगो मिल गया। टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग, आंसर सी इज करेक्ट। चलिए अगला है एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला वैसा जीव बताइए जो मल्टीपल फ्यूजन भी करता हो। सबसे पहले देखिए मल्टीपल फ्यूजन किसे कहते हैं कि जब पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग जब बने तो मल्टीपल बने, मतलब वन टाइम में। देखिए मल्टीपल फ्यूजन एसेक्सुअल का एक प्रकार है जिसमें एक होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मतलब एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बना तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बट एक पेरेंट से बहुत सारा बहुत सारे बने, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक पेरेंट सेल और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता गया ऑन फेवरेबल कंडीशन में, और इसके ऊपर जो लेयर था उसको हम लोग सिस्ट कहें। अब जब फेवरेबल कंडीशन आया यह सिस्ट ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद में जितने भी इसके अंदर थे सब बाहर निकल गए और बहुत सारे जीव का निर्माण हुआ। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो सीधा बात है कि मल्टीपल फ्यूजन कौन करता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम।